सवाल दोनों स्पीकर्स के लिए है कि आपके मुताबिक फेमिसाइड की समस्या को चुनौती देने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज कारगर साबित हो सकती है? क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है कि जिससे हम इस मुद्दे पे काम करें? तो पहले अगर मंजुला जी रिस्पॉन्ड करें। वैसे आपने काफी स्ट्रैटेजी पे ही शेयर किया, जहाँ पे आपने बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव बिल्डिंग पे बताया है कि कैसे हमें कास्ट को सेंटर करना होगा। और इसके अलावा भी आप हमें थोड़ा गाइड और कर पाए कि इस मुद्दे पे किस तरीके से हम स्ट्रैटेजीज प्लान करें। शुक्रिया मोना। आई थिंक वे फॉरवर्ड इज वेरी इम्पोर्टेंट। आगे कैसे अपने स्ट्रेटेजीज बनाए, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, वो दोनों चीजों को समझना और ये जो चुनौती है उसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कास्ट का जो पूरा मुद्दा है ना वो बहुत जटिल भी हो गया। इट्स नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड नाउ, क्योंकि उसे कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा डीप रूट मतलब अलग तरह की हो गई है। सटल भी है कास्ट सिस्टम जो है, वो एक दिखाई देता है और कितनी बार नहीं भी दिखाई देता है। और एक चीज जो मुझे लगता है कि हमें देखने की जरूरत है कि कुछ कानून जो बने, जैसे अ, अभी जो एक और घटना हुई थी लास्ट ईयर आरजे कर मेडिकल कॉलेज में, जो लड़की के साथ की लाश हमें मिली और बाद में हमने कहा कि उसका रेप और मर्डर हुआ है। फिर उस पर डिबेट चली, ये गैंग रेप था कि उसके बाद मर्डर हुआ। वो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारे कानून है उसको समझना जरूरी है कि एक जो कानून आया, जो एक दलित महिला के साथ यौन गैंगरेप हुआ था राजस्थान में, उनका नाम तो सभी लोग जानते हैं। और उसके उसकी वजह से विशाखा गाइडलाइंस आई और फिर एक कानून कानून आया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस का। क्योंकि मैं ऐसा क्या चाहती हूँ कि औरतें जितनी पढ़ी लिखी हो रही हैं, दलित समुदाय की भी हैं, वो अब अपने घरों से बाहर निकल रही है। और ऐसा नहीं कि घर में यौन हिंसा नहीं होती, राइट, या दूसरी तरह की हिंसा नहीं होती। घर तो सबसे अनसेफ जगह है। पर जब आप पब्लिक डोमेन में जाते हो, आप सार्वजनिक जगहों पे जाते हो, आप काम की जगहों पे जाते हो, आप और संगठित और असंगठित क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और ज्यादातर जो दलित महिलाएं या मार्जिनलाइज महिलाएं वो असंगठित क्षेत्र में ज्यादा है, खेतों में या दूसरे काम कर रही हैं। अब मुद्दा यह आता है कि एक ये जो हुआ, ये एक सार्वजनिक जगह थी, कलकत्ता वाली एक मेडिकल कॉलेज जहाँ लोग ट्रीटमेंट कराने आते हैं। अब मुद्दा यह है कि क्या वहां पर ये जो कानून आया 2013 का, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, क्या उस आधार पे एक सिस्टम सेट हुआ था? मतलब मैं अभी उसी जगह की बात कर रही हूँ। ये हर जगह की का सवाल है। कमिटी बनना ये सब ठीक है, लेकिन उससे आगे जो पूरी प्रक्रिया है ना, मुझे लगता है कि कानून जो महिलाओं के सुरक्षा के लिए है उसको उस पर उसको लोग ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। फिर वो घरेलू हिंसा की बात हो या फैमिली कोड की भी अभी आप देखो, या ये कानून जो मैं अभी कह रही हूँ। क्योंकि जब हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि इंटेंशन, जब कहते हैं ना इरादा, कोई भी हिंसा है वो इरादा के बिना नहीं होती, एक इरादा होता है। तो एक प्लान्ड होता है, एक एट्रोसिटी प्लान होती है, एक जातिगत हिंसा यौन हिंसा प्लान्ड होती है, ऐसा नहीं कि वो हो गया, राइट। अब मुद्दा ये है कि अगर ये जो प्लान्ड हिंसा है, आयोजित हिंसा है, उसकी शुरुआत तो हेरेसमेंट से ही होती है। और फिर हाथरस केस में भी वही था कि लड़की की छेड़खानी हुई थी 6 महीने पहले घटना के। माँ बाप से बात हुई, माँ बाप ने कहा तेरी शादी करनी है तो अब हम पुलिस की प्रक्रिया में हम क्यों जाएं, उसमें बहुत समय लगता है, ये होता है वो होता है। और उसके बाद लोगों ने उसको उस पर मतलब परिवार ने कोई कदम नहीं उठाया, जबकि वो सबसे निम्न जाति से है, वो भी एक सवाल है। और बाद में ये घटना घटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जैसे पहला सवाल में भी यही था कि या क्या ये पूरी हिंसा बढ़ रही है, या इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि औरतें अब आगे बढ़ रही हैं और चुप नहीं रह रही हैं। पर दूसरी तरफ जो महेंद्र जी ने भी कहा कि पुरुष कि वो मानसिकता में बदलाव नहीं, और वो देख नहीं पा रहे हैं कि औरतें उनके समकक्ष आ रही हैं, और वो एक समाज परिवर्तन या समाज व्यवस्था के साथ जुड़े हुए एक अहम भूमिका निभा रही हैं। वो सिर्फ घरों में बैठ के नहीं रह रही हैं, या फिर ये खेतों में और ये ऐसी जगहों पे नहीं है। हम महिलाएं का दिमाग जो है वो काम कर रहा है, और हमें पता है कि क्या बदलाव लाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि वहीं पे
इस स्ट्रेटेजीज की बात आती है कि स्ट्रेटेजी जब बनाते हैं, कोई भी आंदोलन या कोई भी संगठन या कहीं पे भी सरकार हो या प्रशासन हो, कहीं पे भी या संस्थाएं हो, उस स्ट्रेटेजी में ये मुद्दे को बहुत ज्यादा अहमियत देकर उस पे बातचीत करने की जरूरत है। और फिर उसके आधार पे दलित लड़कियां, दलित महिलाएं या मार्जिनलाइज लड़कियां हैं, औरतें हैं जो काम कर रही हैं उन संगठनों में, या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके लिए उन्हें भी स्पेसेस क्रिएट करनी पड़ेगी। जो सरकारें हैं उन्हें भी समझना पड़ेगा कि जो आप मीडिया का यूज करते हो, जो अभी जो जिस तरह के डिबेट्स होते हैं हमारे मीडिया के बीच में, वहां पे इन बातों पे चर्चा नहीं हो रही है। हम अपना समय जो हमारे मीडिया में हम कहाँ अटेंशन हम दे रहे हैं, आप सब जानते हो कि क्या कौन सी पॉलिटिक्स उस स्टेज पे होती है, इवन पार्लियामेंट में भी। तो मुझे लगता है कि कितना समय हम व्यर्थ कर रहे हैं, मतलब हम बिगा उसका वेस्ट हो रहा है कि हम पॉजिटिव माइंड से अगर काम करना शुरू करें तो जो हम रिकमेंडेशंस मिलते हैं, जो सुझाव दिए जाते हैं, हमारे रिपोर्ट्स होते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के भी रिपोर्ट्स होते हैं, हम यूएन तक हम जाते हैं, अभी यूएन सीडॉप का रिव्यू होने वाला है इंडिया का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और अभी बेजिंग +30 भी हुआ, उसमें भी बहुत सारे सुझाव आए। लेकिन हम जब वहां जाकर देखते हैं उन मंचों पे, फिर वो यूएन में जो भी प्लेटफॉर्म्स है, या फिर यहाँ पे भी जो आयोग, उसमें कुछ दम नहीं है। मतलब आप भारत का क्या चित्र ले दिखा रहे हो? पूरी वर्ल्ड कह रही है कि विमेन आर नॉट सेफ इन इंडिया, औरतें सुरक्षित नहीं है, और आप एक अलग चित्र लेकर हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देख लो, यू ग्लोबल इंडेक्स में हम कहाँ हैं? हमारे देश को कितना बदलने की जरूरत है। हमारे देश की राजनीति जो हम कह रहे हैं कि बहुत औरतें, अभी भी 33% की जो पूरी मांग है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर सही अर्थ में फेमिनिज्म कुल की बात हो रही हो, या जेंडर रिस्पॉन्सिव जो हमारी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, सब कुछ बदलने की जरूरत है। फिर पुलिस स्टेशन से लेकर, स्कूल से लेकर, कॉलेजेस से लेकर, वर्क प्लेसेस, काम की जगहों की बात कर रहे हैं, हर जगहों पे बराबरी की बात होनी चाहिए। और उस बराबरी में इंटरसेक्शन लेंस होना चाहिए। सिर्फ महिला आने से या एक पर्टिकुलर जेंडर की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम सभी की बात कर रहे हैं। क्योंकि वहां पे भी फिर आप डिस्क्रिमिनेशन करने लगो, भेदभाव करने लगो, तो अल्टीमेटली कौन सा, फिर से हम जीरो पे पहुंच जाएंगे जो जहां से हमने शुरू किया है। आई थिंक वे फॉरवर्ड यही है कि एक बड़ा कंसल्टेशन हो इस पर, एक राष्ट्रीय बातचीत हो इस पर, और जो संवेदनशील संस्थाएं हैं, संगठन हैं, वो मिलके इस पे डायलॉग करे। और मुझे लगता है एक मांग पत्र भी बने, एक तरह से एक मुहिम छेड़े कि जिस पर हमें सरकार के साथ बातचीत करने की जरूरत है। किसी भी पार्टी की सरकार हो, हमारे को अभी बात ये करना है कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा अधिकार है, और हम बोलने का, और हमारा अधिकार है सरकार के साथ बातचीत करने का, हमारा अधिकार है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को एक मूवमेंट बिल्ड करने की जरूरत है। और जो ये जो पूरा जो माहौल है उसको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे ले जाने की जरूरत है, जहाँ पे नफरत की भाषा ना हो, जहाँ पे गैर बराबरी ना हो, जहाँ पे किसी के लिए हमारे मन में भीहीन भावना ना हो। फिर वो कोई भी कम्युनिटी से हो, कोई भी धर्म से हो, कोई भी जेंडर से हो, कोई भी जाति से हो। आई थिंक वो मानवता वो ही है ना। तो मानव अधिकार तभी तो सुरक्षित होंगे ना। मुझे लगता है इस तरह से काम करने की जरूरत है। थैंक थैंक यू मंजिला जी, आपने काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताई। काफी तो पर्सपेक्टिव बिल्डिंग पर ही काम करने की बहुत जरूरत है हर स्पेसेस में। और आई थिंक वो पॉलिटिकल विल होना तो बहुत जरूरी है कि हम इन मुद्दों को फोकस में लाएं। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है आजकल के मीडिया कॉन्वर्सेशंस या सोशल मीडिया पे या हम जो टीवी पे, मैंने तो देखना बंद कर दिया है, बट ज्यादातर जो अखबार में इस तरीके की खबरें आती है जहाँ पे आई थिंक ये दिखा रहे हैं कि अगर हम समस्या को ना देखें, अगर हम उसके बारे में नहीं लिखें, तो समस्या एग्जिस्ट नहीं करेगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरीके का मैसेज देने की कोशिश की जाती है। पर जहाँ हिंसा हो रही है, जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो तो हो ही रही है, चाहे आप देखें ना देखें।
बट सवाल ये होता है कि जो गवर्नमेंट है, मीडिया है, लॉयर्स कम्युनिटी है, जिनके पास वो पावर और प्रिविलेज है टू डू समथिंग, टू चेंज समथिंग, उन लोगों से बातचीत और उनको थोड़ा धमकाने, उनको थोड़ा हिलने की जरूरत है कि वो अर्जेंसी ऑफ द मैटर देखें और चीजों को कर पाए। तो अब यही सवाल महेंद्र जी से है कि अगर आप बताना चाहें कि क्या स्ट्रैटेजीज लेके हम आगे जा सकते हैं इस इशू पे। जी मोना जी, तो एक तो मैं पुरुषों के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करूंगा। और जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि अगर हम इस तरह की घटनाओं को, फेमिसाइड की घटनाओं को रोकना है, तो हम महिलाओं को भी एक ढांचे में या एक नजरिए से देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। फिर उसको क्लासिफाई कर रहे हैं कि वो महिला कौन है, क्योंकि उसकी व्यापकता और उसके असर को तभी हम समझ पाएंगे। तो एक बात तो ये है कि आज पुरुषों और लड़कों के साथ में काम करने की बहुत जरूरत है। नंबर दो, हमें पुरुषों को भी कैटेगराइज करना पड़ेगा कि हाशिए पे एक खड़ा हुआ पुरुष है, दूसरा जिसके पास बहुत पावर है, बहुत सारे रिसोर्सेज है, वो एक दूसरा पुरुष है। और फिर इसको हम कास्ट, रिलीजन और ये चीजों को भी इसमें समाहित करना आज के समय में बहुत जरूरत है, क्योंकि इन सारे पुरुषों की स्थिति अलग अलग है। लेकिन पुरुष है, ये सच है कि पुरुष आइडेंटिटी उनको प्रिविलेज देती है, जिसका एक परिणाम इस तरह की घटनाएं हमारे सामने निकल करके आती हैं। फिर हमारी जो, देखिए, एक तो ये हम पुरुष होने के नाते बात कर रहे हैं, दूसरा हम भी बहुत सारी सामाजिक व्यवस्थाओं के वाहक के तौर पे काम करते हैं। जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, ये पुरुषों को प्रभावित करती हैं, फोर्स करती हैं कई इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देने के लिए। तो मैं एक इस बात से कहूंगा कि देखिए, सब चाहते हैं कि मेरी पत्नी अगर शादी हो तो पढ़ी लिखी पत्नी हो, या हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं। तो पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन क्या पढ़ी लिखी बेटी मार खाएगी? वो तो आवाज उठाएगी ना। तो क्या पुरुषों के लिए इसके लिए तैयार किया गया है कि अगर वो कुछ कहती है, बीबी मेरी से पढ़ी लिखी है, बहन मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, मैं उसकी बात को सुनूं और मेरे चेहरे पे सिकन ना हो, गुस्सा ना हो? तो क्या पुरुषों को इसके लिए तैयार किया गया? तो शायद एक तरफ ये तैयारी चल रही है, लेकिन पुरुषों की तैयारी, लड़कों की तैयारी इस दिशा में नहीं चल रही कि कम से कम वो बात तो सुने, बात को तो समझे। और जब तक वो सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक वो उसकी सोच में और व्यवहार में बदलाव कहां से आएगा? तो जब हम पुरुषों के साथ काम करने की बात करते हैं, तो पुरुषों के अपने बहुत सारे अंतर्द्वंद हैं, उनके अपनी बहुत सारी चुनौतियां हैं। जब पुरुष बदलता है, तो इस बदलाव की प्रक्रिया में चुनौतियां हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहली जो घटना बताई कि जब हम बदल रहे होते हैं या बदलने के बारे में सोच रहे होते हैं, तो हम पुरुषों को दूसरे पुरुष से टांग खींचते हैं, उनको ही चिढ़ाते हैं, उनको ही उनकी मर्दानगी पे सवाल उठाते हैं, उनके पुरुषों के औचित्य पे, पुरुषोचित पे सवाल उठाते हैं। तो क्या हम पुरुषों के इसके लिए उसकी तैयारी कर पाए हैं? तो शायद ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम पुरुष उनको एक प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है, जगह देने की जरूरत है कि अगर एक तो बदलने के लिए, कि क्यों बदलना जरूरत है, आज के समय में पुरुषों को बदले बगैर नहीं चलेगा, उनको अपने प्रिविलेज को रिफ्लेक्ट बगैर किए हुए नहीं चलेगा। और जब इस बदलाव की प्रक्रिया में आते हैं, तो उनकी चुनौतियों में उनको मदद कर पाए। है खाली सोच के स्तर पे नहीं, लोग जो है सोच के स्तर पे तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल या व्यवहारिक जीवन में वो दिखाई नहीं देता है। तो व्यवहारिक जीवन में वो चीजें हो पाए और आने वाली चुनौतियों पे उनको मदद मिल पाए, इस तरीके का प्लेटफॉर्म, इस तरीके की जगह बनाने की जरूरत है। फिर तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि रिश्ते के मायनों को समझना, कि ये हमारे पास, हमें इस तरीके के रोल मॉडल खड़ा करने की आज जरूरत है। जो हमने झारखंड में या कुछ कुछ जगह पे ऐसे पुरुषों को एज ए रोल मॉडल
स्थापित करने की कोशिश किया कि अगर आप पति पत्नी के रूप में है, पार्टनरशिप में है, तो एक पार्टनरशिप के मायने क्या है, एक पति पत्नी के रिलेशनशिप के मायने क्या है, कब हम कहेंगे कि ये एक आइडियल फैमिली है, भाई बहन के रिश्ते क्या होंगे, कब हम कहेंगे कि ये एक रिश्ते हैं जहां पे किसी का ऑनरशिप नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं होगा, है जो डिसीजन होंगे वो ज्वाइंट डिसीजन होंगे, जहां पे पुरुष भी जो है प्रॉपर्टी राइट की बात भी करेगा कि वो चाहे अपनी बहन की प्रॉपर्टी राइट की हो, चाहे अपने पार्टनर की प्रॉपर्टी राइट की बात हो, पुरुष इसको इनिशिएट कर रहे हैं कि उनको मिलना चाहिए। तो हम इस तरीके के माहौल को बनाने के लिए इन रिश्तों को समझने, रिश्ते के मायनों को समझने और एक रोल मॉडल के तौर पे आज खड़ा करने की जरूरत है, और उन रोल मॉडल्स को सामने लाने की जरूरत है। खाली जो है इसीलिए जैसे मैं एक झारखंड का उदाहरण रखने की कोशिश कर रहा था कि वो पिछले 10 साल से मेरे जहन से वो बात नहीं जाती है, और जब तक हम लोगों को सामने नहीं ले आएंगे लोग जानेंगे नहीं। हम तो कहते हैं आप उनसे जाइए मिलने, बातचीत खुद कीजिए कि आखिरकार उनको इस बदलाव की प्रक्रिया में पुरुषों को फायदे क्या हुए हैं। तो उन फायदों को सामने लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे मिथक हैं। आप लोग जानते हैं कि ये जोरू का गुलाम है, बीवी का गुलाम है, ये तो सुनता नहीं, ये मानते हैं जहां पे पुरुषों को बदलाव की प्रक्रिया में रोकते हैं। तो जहां पे ये एक नई सोच बन रही है, नए तरीके के मर्द तैयार हो रहे हैं जो हिंसा पे विश्वास नहीं करते, जो भेदभाव पे विश्वास नहीं करते हैं, जो केयरिंग पे सामने आ रहे हैं, वो चाहे अपने पार्टनर की केयरिंग हो, चाहे बच्चों की केयरिंग हो, अपने माँ बाप की केयरिंग हो, जहां पे उनका पर्सपेक्टिव बन रहा है कि ये उनका अधिकार है। हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे कि ये हम उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो ये अधिकारों की बात आई कहां से? तो हम कह रहे हैं कि ये जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, जो हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं, उन मूल्यों को समझ रहे हैं, उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, और वो उसको आप बाहर की देखनी नहीं, पहले वो संवैधानिक मूल्य हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर वो लागू हो रहे हैं कि नहीं, वो खुद उस चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मैं उसको जीने में कितना सहज महसूस कर रहा हूं। तो हम कह रहे हैं कि संविधान का, हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, वो हमारे घर के अंदर डेमोक्रेसी है क्या? अगर हमारे फीमेल फैमिली मेंबर वो हमसे डर खाते हैं, वो खुल के बात नहीं कर पाते हैं, उनको वो रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, तो डेमोक्रेसी है कहाँ, मूल्य स्थापित हुए कहाँ? तो आज हम पुरुषों के साथ में इस तरीके की बातें करना, उनको जोड़ना, उनकी चुनौती, उनके बदलाव की प्रक्रिया में अंतर्द्वंदों को समझ करके उनको मदद करना है क्यों जरूरी है, और इस तरीके से जो पुरुष बदल रहे हैं उनको एक मंच पे लाके है एक एक साझा सीख को आगे लेके जाना की बहुत जरूरत है। तभी हम लोग जो काम करते हैं निश्चित तौर पे लड़कों और पुरुषों के साथ में काम करते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट हम लड़कियों और महिलाओं की जिंदगी में देखना चाहते हैं, हम पुरुषों की जिंदगी में नहीं देखना चाहते कि हम अगर बदलेंगे, हमारी सोच व्यवहार बदलेगी, तो महिलाएं की जिंदगी क्या बदल रही है, और ये हमारे एक बदलाव का इंडिकेटर है कि परिणाम हम कहाँ देख रहे हैं। तो मैं अभी जो है इतना ही बात कहना चाहूंगा कि और इन चीजों को हमें आगे लेके जाने की जरूरत है। तो